हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए आंसर की लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों का जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का 9 जुलाई को हुआ था। 9 जुलाई को आप लोगों ने होम साइंस, मेजर होम साइंस का परीक्षा दिया है और उसी का आज मैं आंसर की लेकर आई हूँ स्टूडेंट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र उद्योग में धागे तथा वस्त्र बनाने की मूल आधारभूत इकाई है। ठीक है, मूलभूत नहीं, आधारभूत इकाई है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, कपड़ा। दूसरा ऑप्शन है परिधान। तीसरा ऑप्शन है तंतु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हमने बताया था कि जो है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, वस्त्र और धागे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया कि वस्त्र उद्योग में, ठीक है, यानी वस्त्र उद्योग का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जहाँ कपड़े बनते हैं। तो धागे तथा वस्त्र बनाने की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जब आपको आधारभूत इकाई पूछेगा वस्त्र निर्माण में या कपड़े निर्माण में, अगर आप लोगों को पूछता है कि उसकी इकाई क्या होगी, तो हाँ, आप लोगों को हमने क्या बताया स्टूडेंट, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका तंतु हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत से बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने कपड़ा लगा दिया है, जबकि ये कपड़ा ऑप्शन जो है आपका गलत होगा स्टूडेंट। ठीक है, धागे और वस्त्र की जो लघुत्तम इकाई क्या होती है, फाइबर। फाइबर से क्या बनता है स्टूडेंट, ठीक है, धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा बनता है और कपड़े से फिर क्या होता है, आपका परिधान बनता है। तो ये आप लोगों को हमने एक वीडियो में जो है आपको सीक्वेंस भी हमने बताया। जो बच्चे अच्छे से देखे होंगे तो उनका ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं हुआ होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ढाका किस वस्त्र के लिए विख्यात है। ये देखिए, आपको मॉडल पेपर में हमने दिया था, ढाका जो है किस वस्त्र के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ढाका का मलमल। ठीक है, ढाका का मलमल जो है वो क्या है, ढाका का क्या है, आपका वस्त्र का नाम है। ढाका के वस्त्र का क्या नाम है, मलमल नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक तंतु यानी फाइबर के बारे में पूछ रहा है। तंतु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फाइबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक तंतु क्या कितने प्रकार का होता है। तो आपको हमने 12 मिनट का एक वीडियो दिया था स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर करके, 12 मिनट का आपका वीडियो था। तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि जो है रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर रेशे के अंतर्गत हमारा क्या था, प्राकृतिक रेशा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक तंतु जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, तो देखिए पहला जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला आपका प्राकृतिक तंतु में क्या आपका आ जाएगा, तो पहला है आपका प्राकृतिक फाइबर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका जंतु हो जाएगा या प्राणिज हम बोलते हैं स्टूडेंट। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, खनिज संबंधित। ये आपको तीनों हमने आपको क्लासिफिकेशन जब आपको बताया था स्टूडेंट, तो उसमें ये डिटेल लेक्चर में आप लोगों को दिए थे। तो प्राकृतिक तंतु जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा आपका वनस्पतिक हो जाएंगे, वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज वाले। ठीक है, तो ये क्या 3 हो जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या होगा, कंफ्यूजन के चक्कर में वो 2 लगा के दिए होंगे। दो नहीं होगा स्टूडेंट, 2 जो है आपके मतलब रेशे हैं, लेकिन प्राकृतिक तंतु को पूछ लिया यहाँ पे, तो तंतु क्या हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी आपको हमने मॉडल पेपर में कराया कि कपास को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो कपास को हम बीज वाले रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं, कपास को बीज वाले रेशे कहते हैं। सबसे अगला प्रश्न हमारा क्या कर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है। तो ये भी आपको हमने बताया था स्टूडेंट, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किस में पाई जाती है, ऊन में पाई जाती है। ये भी देखिए आपके मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आया है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, ऊन के रेशे बने होते। ठीक है, ऊन के रेशे किसके बने होते स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया था कि ऊन के रेशे जो है प्रोटीन के बने होते। और दूसरा प्रोटीन का दूसरा रेशा कौन सा होता है स्टूडेंट, तो रेशम होता है। ठीक है, दूसरा रेशा क्या होता है, रेशम। रेशम और ऊन जो है वो क्या है, आपके प्रोटीन से बने हुए रेशे होते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, देखिए ये भी आपको मॉडल पेपर से हमने कराया है कि एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं। एस्बेस्टस के रेशे कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था कि एस्बेस्टस के रेशे जो है आपके क्या है, चट्टानों से में पाए जाते हैं। चट्टानों से प्राप्त रेशों को हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टस रेशा बोलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वेस्टर्न
वेस्टर्न वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न वस्त्र जो है किससे तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट? तो आपको हमने बताया था क्या, लंबे ऊनी रेशों से जो है वेस्टर्न वस्त्र जो है आपके तैयार किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी आपका मॉडल पेपर से आया कि वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए आपको सिर्फ क्विकली आंसर बताते चले जा रहे हैं कि वस्त्रों की रानी हम किसको कहते हैं, तो चीन को, रेशम को कहते हैं। किसको कहते हैं स्टूडेंट? वस्त्रों की रानी हम किसको कहते हैं? तो वस्त्र की रानी जो है आपको रेशम के वस्त्र को हम क्या कहते हैं? आप रेशम के वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? वस्त्रों की रानी बोलते हैं। रेशम का जन्मदाता देश कौन है, जहाँ पर मतलब रेशम का मतलब उद्गमन हुआ था, या यूं कह सकते हैं कि रेशम को पहली बार देखा गया था तो चीन में। कहाँ पर देखा गया था स्टूडेंट? चीन में देखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए ये भी आपको हमने मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट कि जादुई रेशा किसे कहते थे। तो ये अब देखिए आप लोगों को हमने बताया था जादुई रेशा जो है नायनाल को कहते हैं, और रेयान को हम क्या बताए थे स्टूडेंट? आपको कृत्रिम रेशा बताए थे। क्या बताए थे स्टूडेंट? कृत्रिम रेशम बताए थे। रेशा नहीं, रेशम। कृत्रिम रेशम जो है किसको कहते हैं? रेयान को कहते हैं, और नायनाल को हम क्या कहते हैं? जादुई रेशा बोलते हैं। ये भी देखिए मॉडल पेपर में कराए हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, तंतुओं की विशेषताओं का निर्धारण होता है बाह्य संरचना से, आंतरिक संरचना से, उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा, तंतुओं की विशेषताओं का निर्धारण जो है हम किस आधार पर करते हैं? तो दोनों से, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा किसका होता है स्टूडेंट। तो सबसे लंबा रेशा किसका होता है स्टूडेंट? आपको हमने बताया था कि रेशम का रेशा जो है सबसे लंबा होता है। और लंबे रेशे को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? लंबे रेशे को हमने आप लोगों को बताया था कि फिलामेंट के नाम से जानते हैं। लंबे रेशे को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? फिलामेंट के नाम से हम लंबे रेशे को जानते हैं, फिलामेंट। और छोटे रेशे को हम किस नाम से जानते थे स्टूडेंट? स्टेपल के नाम से जानते थे। और स्टेपल का रेशा किसका किसका होता है स्टूडेंट? आपको हमने बताया था कि कपास और लीलन का जो रेशा होता है उससे छोटा होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। और फिलामेंट किसका रेशा होता है? लंबे रेशे जो होते हैं उनको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट किसके रेशे को हम बोलेंगे? तो रेशम के रेशे को हम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। देखिए ये भी हमने आपको जो है उसमें मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? काली मिट्टी। आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, लीलन के रेशे प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये भी हमने आपको कराया है, तो फ्लैक्स के रेशे से लीलन के रेशे क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ये भी मेरे मॉडल पेपर से आया। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, कपास का रेशा होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर क्लास अच्छे से किए होंगे स्टूडेंट तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो है सही हो रहे होंगे। ठीक है, कपास के रेशे को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए क्या बोलते हैं? सेलुलोजिक रेशा जो है कपास के रेशे को बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन वाला रेशा कौन सा होता है स्टूडेंट? आपको अभी पता है हमने, ऊन और क्या है, रेशम के रेशे को हम क्या बोलते हैं? ऊनी रेशा बोलते हैं। ठीक है, ये सब भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि धागे निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? बुनाई, कताई, ड्राइंग आउटिंग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया था स्टूडेंट धागे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। यानी ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लंबे रेशे कहलाते हैं। लंबे रेशे क्या कहलाते हैं? आपका फिलामेंट कहलाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भराई की जाती है। तो भराई जो है किसमें की जाती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि जो फिलिंग होती है वो उपरोक्त दोनों, यानी आपके जो है ताने के धागे में भी होती है और बाने के धागे में भी होती है। यानी भराई जो प्रोसेस होती है वो क्या, ताने और बाने दोनों के धागे में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आपका क्या है, ड्राइंग आउट। ठीक है, ड्राइंग आउट प्रक्रिया से क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, रेशे लंबे छोटे लंबे रेशे छोटे रेशे से अलग हो जाते हैं, रेशे समांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं, समान व्यास वाले रेशे रह जाते हैं और शेष जो है छड़ जाते हैं। और क्या चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, देखिए ये भी आपको हमने अपने मॉडल पेपर में कराया। ये मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखिए करघे से उतारे वस्त्र क्या कहलाते हैं
स्टूडेंट, तो ग्रे गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। हार्नेस प्राप्त होता है, हार्नेस किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट? ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट, हार्नेस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो करघे में लगे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? हार्नेस बोलते हैं। करघे में लगे फ्रेम को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शटल पर, ठीक है, शटल पर, तो ये सब क्या, सब आपके करघे के भाग है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि शटल पर क्या होता है? बाने का धागा लपेटा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ताने का धागा लपेटा जाता है, ये सही है आपका स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शटल पर क्या है? ताने का धागा लपेटा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्न में से कौन सा ऊन सर्वोत्तम होगा? तो स्टूडेंट ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है, तो क्या होगा आपका? मेमने का जो ऊन होता है वो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है कि बाना बुनाई यानी वेफ्ट निटिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपको हमने बताया था बाना बुनाई और वेफ्ट निटिंग को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताए थे हम फिलिंग निटिंग कहते हैं। ठीक है, वार्प निटिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो वार्प निटिंग जो था आपका ताना बुनाई था। क्या था? ताना बुनाई या वार्प निटिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? बाना बुनाई यानी वेफ्ट निटिंग, और बाना बुनाई वेफ्ट निटिंग को हम क्या बोलते हैं? तो फिलिंग निटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग का सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट कि खड़ी रेखाओं के प्रयोग से क्या होता है? लंबाई बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्या बताया था स्टूडेंट? लंबाई जो है बढ़ती हुई प्रतीत होती है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए होंगे। जो अच्छे से पढ़े होंगे बेटा ना, वो एकदम बिल्कुल डंके की चोट पर सारे क्वेश्चन जो है सही करके आए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? सर्दियों के लिए उपयुक्त परिधान है। सूती वस्त्र, रेयान वस्त्र, कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ऊनी और रेशमी वस्त्र। याद रखिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र जो है आपकी क्या है? सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये भी देखिए हमारे मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया। अगली प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये स्टूडेंट की 27 देखिए क्या है? खेल कूद के परिधान खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी खेल कूद से संबंधित अगर हम परिधान खरीद लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या? आरामदायक, वस्त्र की मजबूती, अशोषकता और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातों को क्या करना चाहिए? हमको ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या? ये भी देखिए हमारे मॉडल पेपर से आया है। वस्त्र की उचित देख रेख व संचयन है, इससे क्या होता है? वस्त्र टिकाऊ बना रहता है, तो ये बात भी 100% सही है। ताज़ा व नया बन दिखता है, ये भी बात सही है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? समयोचित परिधान है, यानी समयोचित का होता है कि समय उचित पर क्या परिधान से हमें क्या होता है? ठीक है, समयोचित परिधान से क्या होता है? ये देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्तित्व में निखार आता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि समयोचित परिधान से यानी समय पर उचित परिधान पहनने से क्या होता है? ये प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा यानी समाज में क्या होती है? उस व्यक्ति की जो है मान सम्मान बढ़ जाता है। फिर क्या है? वस्त्र से भी क्या होता है? हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो है सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र है। गर्मियों के लिए कौन सा वस्त्र जो होता है उपयुक्त होता है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया? आपका कृत्रिम वस्त्र दिया है, दूसरा ऑप्शन है ऊनी वस्त्र और तीसरा ऑप्शन है आपका रेशमी वस्त्र। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा। कृत्रिम वस्त्र जो है गर्मियों के लिए उपयुक्त वस्त्र होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें? देखिए ये भी हमारे मॉडल पेपर से है कि घर में सिलाई करने से बचत होती है। घर में सिलाई करने से किसकी बचत होती है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। समय की, धन की, कपड़े की और उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? ये भी आपको हमने बताया था कि उपरोक्त सभी यानी घर में अगर हम सिलाई करते हैं तो उससे क्या होता है?
है, समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है और कपड़े की भी बचत होती है। ये भी देखिए आपके मॉडल पेपर से आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप मेरे ही मॉडल पेपर से आया और ऑप्शन भी देखिए स्टूडेंट वही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ही पेपर को फ्रेम किया। देखिए ऑप्शन भी आपका बदला नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पे क्या है, सिलाई के सामान को सुरक्षित रखा जाता है। पहला ऑप्शन क्या, अखबार में लपेट कर, दूसरा ऑप्शन है बिखरा कर, तीसरा ऑप्शन है सिलाई किट में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मतलब सिलाई किट में क्या करते हैं, सिलाई के सामान को हम सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हम मॉडल पेपर में आपको दिए थे कि कपड़े की धुलाई किस प्रकार की जाती है। तो हाथ द्वारा करते हैं, मशीन द्वारा करते हैं, सुसुद्ध धुलाई, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी आपको फर्स्ट मॉडल पेपर हमने दिया था कि कोयार प्राप्त होता है किससे, नेटल के तने से, कपास के बीज से, जूट के तने से और नारियल की छाल से। तो देखिए हाँ, वहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन में जैसे हमने आपको रेसे में बताया था कि जो कोयार होता है वो किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया था कि वो आपका जो है नारियल की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नारियल की छाल से प्राप्त होता है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी जूट का जो उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका बांग्लादेश में जो है जूट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आपको मैंने मॉडल पेपर में कराया है, पिन्ना प्राप्त होता है। पिन्ना किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट, अनानास की पत्तियों से जो है पिन्ना प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है कि कपास की मूल उद्गम है अमेरिका है, भारत है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। इसमें देखिए बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं और जल्दबाजी में वो क्या करे होंगे, वो जल्दबाजी में जो पहला ऑप्शन लगाकर बैठे होंगे, जबकि क्या होगा यहाँ पर क्या है, उद्गम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उत्पत्ति। उद्गम का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति या फिर यहीं पर होता है कि कपास का जन्मदाता। ठीक है, उत्पत्ति के जगह पर क्या होता है, जन्मदाता। तो याद रखिएगा ये तीनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। और ये हम बार बार आप लोगों को जब कपास एकदम पढ़ा रहे थे तो अच्छे से एकदम बिल्कुल डिटेल लेक्चर में आप लोगों को हमने बताया था कि उद्गम शब्द भी आ सकता है, उत्पत्ति भी आ सकता है और जन्मदाता भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कपास का जो है जन्मदाता देश कौन सा है स्टूडेंट, आपका भारत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होंगे, ये अमेरिका लगाकर बैठे होंगे, जो कि क्या है, रॉन्ग आंसर है। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता, देखिए अब यहाँ पे इस प्रश्न से आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ पर प्रश्न में आपको ये पूछा जाता कि मतलब कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है। ठीक है, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तब हम आएंगे अमेरिका पर। ठीक है, और दूसरा स्थान हमारा कौन है, तो भारत जो है द्वितीय स्थान पे। भारत का पोजीशन क्या है कपास के उत्पादन में, तो द्वितीय स्थान पे। और फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, आपका अमेरिका है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इतना मतलब लोकप्रिय क्वेश्चन है कि ये हर एग्जाम में आप लोगों के आता है। देखिए ये कपास जो है ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका होम साइंस मतलब कितने विषय को लेकर टच करके चलता है। देखिए कपास से क्वेश्चन आप किसी भी कंपटीशन में, आप IAS PCS और आप SSC बैंकिंग ये सब की अगर तैयारी कर रहे हो तो हाँ आप देखते होंगे कि कपास से क्वेश्चन हमेशा आता है कि कपास का जन्मदाता देश कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे कि कपास का जन्मदाता देश क्या है, देश कौन सा है, या कपास की उत्पत्ति किस देश में हुई है, या कपास का मूल उद्गमन कहाँ से हुआ है। तो ये सब का आंसर क्या होगा, इन तीनों का आंसर जो होगा आपका इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब उत्पादन की दृष्टि से अगर वो पूछता है कि मतलब कपास का उत्पादन जो है किस देश में सबसे ज़्यादा होता है या प्रथम स्थान रखने वाला कौन सा देश है, तो हम क्या बताएंगे, अमेरिका बताएंगे। और द्वितीय स्थान रखने वाला कौन सा देश है, आपका भारत है। ठीक है, भले ही कपास की उत्पत्ति जो है भारत से होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में जो है आपका अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है। ये हो सकता है कि ये बहुत से मतलब स्टूडेंट क्या किए होंगे, यहाँ पर गलत कर दिए होंगे जल्दबाजी में आकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसी गलती यहाँ पे हो गई, लेकिन दोबारा भविष्य में किसी भी कंपटीशन में ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम क्या देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपका लिनन
की भूमि कहा जाता है, यानी किस देश को हम लिनन की भूमि कहते थे। ये आपको भी हमने बताया था, इसको तो हम वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को लिख कर दिए थे स्टूडेंट। तो जो बच्चे एकदम रट के गए होंगे तो एकदम सही करके आए होंगे कि लिनन को जो है मिस्र की भूमि कहा जाता है। ठीक है, मिस्र को लिनन की भूमि कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कंघी करने से क्या होता है। रेसे सुलझ कर समानांतर हो जाते हैं, रेसों में की चमक बढ़ जाती है, रेसों की पैक्टिन हट जाती है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए ये भी हमने आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था। नायलॉन का रासायनिक नेम क्या है। तो हमने आपको बोला था कि आंख बंद करके आपको क्या करना, पॉलीमर नहीं रहेगा तो पॉलीमाइड शब्द रहेगा, आपको उसी पर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या, ये भी देखिए हमने आपको मॉडल पेपर में दिया था कि कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है। नहीं शब्द पर आपको विशेष ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं शब्द नहीं दिखा होगा तो वो क्या किए होंगे, वो कोई भी इन चारों में से ऑप्शन लगा दिए होंगे। तो देखिए मानवीय साधन, मानवीय साधन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो जिस पर क्या है हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, जो हमारे अंदर है। मानवीय साधन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे अंदर है या जिसको हम मतलब अपने अंदर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका योग्यता हो गया, आप ये आपकी मनोवृत्ति हो गई, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं, कौशल यानी आप किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सब क्या सब आपका मानवीय साधन। आप इस पर क्या कर रहे, इस पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो धन है ये क्या है, भौतिक साधन है और अमानवीय साधन है। ठीक है, भौतिक साधन है और अमानवीय साधन। तो यानी योग्यता, मनोवृत्ति और कौशल ये तीनों क्या है आपके मानवीय साधन। अब यहाँ पे क्या है नहीं शब्द दिया है, तो नहीं शब्द दिया है तो अब यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो धन है वो क्या है आपका मानवीय साधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न भी हमने मॉडल पेपर में आप लोग कराए, मूल्यांकन के प्रकार है। तो आप क्या बताए थे स्टूडेंट, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किन साधनों की सीमा गुणात्मक होती है। ठीक है, किन साधनों की सीमा गुणात्मक होती है और यह मापी नहीं जा सकती। देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया कि जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, हमारे अंदर जो कौशल है, ज्ञान है, योग्यता है, वो सब क्या सब आपका गुणात्मक, इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब यह क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका मानवीय साधन हो जाएगा। यहाँ का क्या आंसर हो जाएगा आपका मानवीय साधन जो है वो क्या है, इसको हम माप नहीं सकते, लेकिन भौतिक साधन को क्या कर सकते हैं हम माप सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ठीक है, लक्ष्य का प्रकार नहीं है। तो लक्ष्य को हमने आपको बताया था स्टूडेंट की जनरली क्या है 2 तरह का होता है। ठीक है, आपका कौन कौन सा, दीर्घकालीन और अल्पकालीन और सार्वभौमिक हो सकता है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन को हम मिलाकर सार्वभौमिक लक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन जो ये मध्य अंतः लक्ष्य जो दिया है ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे गृह प्रबंध का हृदय कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे गृह प्रबंध का हृदय कहा जाता है, यानी मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। तो आपको हमने बताया था कि निर्णय प्रक्रिया को क्या है गृह प्रबंध का हृदय कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं शब्द दिया है। नहीं है, कौन सा जो है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, योजना, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक साधन, चौथा ऑप्शन है मूल्य। तो देखिए स्टूडेंट निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा कि योजना से यानी प्लानिंग से हमारा जो है निर्णय प्रक्रिया जो है प्रभावित नहीं होता है, लेकिन नॉलेज से प्रभावित हो सकता है, पारिवारिक साधन से हो सकता है और वैल्यू से भी हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑप्शन क्या है, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो, तो ये भी 100% बात सही है। जब नई परिस्थितियों में समायोजन करना हो तभी ये भी बात सही है, और घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न हो जाए तभी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये प्रश्न भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे क्या है कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग कैसी होती है। प्रथम अवस्था को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमने बताया था कि पारिवारिक जीवन
जीवन की प्रथम अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था या फिर स्थापत्य काल बोलते। क्या बोलते थे? स्थापत्य, आधा प स्थापत्य काल बोलते थे। और पर्यावरण जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट? तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या था? प्रारंभिक, दूसरा था विस्तृत और तीसरा क्या था स्टूडेंट? आपका संकुचित था। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग क्या होती है? तो पारिवारिक जीवन की प्रथम अवस्था में जो है समय की मांग क्या होती है स्टूडेंट? तो कम होती है, ठीक है, अधिक नहीं होगी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव जीवन की अमूल्य निधि क्या है? ठीक है, मानव जीवन की अमूल्य निधि क्या है? पहला ऑप्शन क्या दिया? धन, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न आ गया, ये प्रश्न भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट, कि पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है, ठीक है। देखिए हूबहू वही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इसका नहीं बदला है। तो हमने आपको बताया था कि पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार कैसा हो जाता है स्टूडेंट? संकुचित हो जाता है। क्यों संकुचित हो जाता है स्टूडेंट? देखिए पारिवारिक जीवन चक्र कैसे शुरू होता है, तो आपको हमने बताया था कि जब कोई भी दंपत्य जीवन यानी एक लड़का लड़की विवाह करके जब अपना जीवन शुरुआत करते हैं, तो पहले क्या जो शुरुआती दौर होता है तो हस्बैंड वाइफ का दौर होता है। फिर क्या होता है? फिर वो जाकर विस्तृत परिवार यानी दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है। उसमें दूसरे विस्तृत परिवार में क्या होता है? उनके बाल बच्चे होते हैं, उनका एजुकेशन होता है, फिर बाल बच्चों की क्या होती है? शादियां, विवाह हो जाता है। फिर लास्ट में जो संकुचित अवस्था जो होती है तो उसमें क्या होता है? बेटा बहू जैसे अपनी अपनी दुनिया बसा लेते हैं, बेटा बहू को लेकर सेटल हो जाता है, बेटी दामाद को लेकर सेटल। लास्ट में क्या होता है? पति और पत्नी बचते हैं ना। तो यही क्या हुआ? संकुचित हो गया ना, मतलब जहाँ से वो शुरू किए, ठीक है, जहाँ से वो शुरू किए फिर वहीं पर क्या हुआ? उनका आकर एंड होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? संकुचित बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शक्ति व्यवस्थापन का तत्व है, ठीक है। शक्ति व्यवस्थापन का तत्व कौन कौन सा? तो कार्य है, कार्यकर्ता है और कार्य क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आय का प्रकार है। आय जो है कितने प्रकार का होता है? तो मौद्रिक आय है, अमौद्रिक आय है, और क्या है आपका पहला तथा दूसरा दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है कि जो आय है, इनकम जो है वो कितने तरह का होता है? आपका मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों तरह का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आय के स्रोत के प्रकार हैं, ठीक है। आय के स्रोत के प्रकार हैं, तो आय के स्रोत के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो वेतन से भी पैसा मिलता है, उपहार में भी पैसा मिलता है, मजदूरी में भी पैसा मिलता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? व्यय मतलब खर्च, ठीक है। तो बच्चों की संख्या भी प्रभावित करती है, परिवार का स्वरूप भी प्रभावित करता है। यानी स्वरूप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी फैमिली क्या एकल है कि मतलब न्यूक्लियर है या फिर ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। फिर क्या परिवार का स्तर भी, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी हमने आपको कराया था स्टूडेंट कि थकान दूर करने के उपाय हैं। सरल लक्ष्य, विश्राम काल, कार्य में कुशल होना और ये सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर में दिया है कि प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख चरण क्या है? नियोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, ये सभी। और एक क्या होता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है कि प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो आप क्या बताते हैं? 4 चरण होते हैं। 3 चरण तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक चौथा चरण आपका क्या हो जाता है? संगठन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध विज्ञान है, कला है, कला और तथा विज्ञान दोनों है, सामाजिक विज्ञान। तो क्या प्रबंध जो है क्या है? कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए ये भी आपको हमने कराया है, गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व कौन कौन से? तो लक्ष्य होते हैं, मूल्य होते हैं, स्तर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थकान का मानसिक रूप से अनुभव होना कहलाता है, क्या कहलाता है? थकान का मानसिक रूप से अनुभव होना क्या कहलाता है? आपका मनोवैज्ञानिक थकान कहलाता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को क्या कहा जाता है? बजट, अतिरिक्त आय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बजट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भोजन पर व्यय किस प्रकार का व्यय है? निश्चित व्यय और अनिश्चित व्यय, अन्य व्यय और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका निश्चित व्यय के अंतर्गत आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मिक्सर ग्राइंडर कार्य करता है। मिक्सर ग्राइंडर क्या कार्य कैसे करता है? पहला ऑप्शन क्या है? यांत्रिक कार्य, दूसरा है मानव शक्ति, तीसरा है चुंबकीय कार्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो है यांत्रिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर क्या है? तो मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है? एक तरह का मशीन होता है और ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक द्वारा चलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यांत्रिक कार्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए, ये प्रश्न भी हमने कराया था, बट थोड़ा सा इसमें क्या था? इसमें थोड़ा सा तौर तरीका इसका बदला था, लेकिन क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा क्या किया, इस प्रश्न में घुमा दिया है कि पेन तथा पेंसिल तकनीक मतलब प्रयुक्त कहाँ होती है। तो ये आपको हमने ओरल बताया था स्टूडेंट। पेन तथा पेंसिल तकनीक का जो प्रयोग हम कार्य सरलीकरण में करते हैं। तो अगर जो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो ये पक्का 101% वो इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे, और अगर जिन्होंने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना होगा तो वो क्या है 101% जो है वो गलत करके आए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि पेन तथा पेंसिल तकनीक जो प्रयुक्त होती है तो किस लिए ये होती है? कार्य सरलीकरण, यानी कार्य को आसान करने के लिए जो है पेन तथा पेंसिल तकनीक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले छोटी सी एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। और आप एक बार इस चैनल पर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे 6 सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर तक फ्री एंड कॉस्ट होम साइंस की पूरी क्लास आप लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग मेरे मॉडल पेपर से आप लोग देख लिए कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के आए मात्र 16 क्लास में स्टूडेंट। मात्र 16 क्लास में आप लोगों का 73 क्वेश्चन आप लोगों को आया है स्टूडेंट। मात्र 16 क्लास अपने आप में बहुत बड़े मतलब मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये चैनल प्रोवाइड कीजिए। उन्हें बताइए कि इस पे जो है आप लोगों का होम साइंस और उसके साथ साथ क्या है आप लोगों का जो है को करिकुलर के बारे में तो आप लोग पहले से जानते हैं स्टूडेंट। पिछले बार फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और मेरे मॉडल पेपर से आप लोगों का क्या 50 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन आप लोगों का मेरे मॉडल पेपर में से आया था। तो विश्वास तो आप लोगों का पहले से मेरे ऊपर हो गया है और आप लोगों के वजह से ही आज मैं यूट्यूब फैमिली की एक मतलब मेंबर बन गई, जिसमें आप लोगों का अतुलनीय योगदान है, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। और जैसे ही आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट होगा स्टूडेंट, जैसे ही 3rd सेमेस्टर आप लोगों का चलेगा तो आप लोगों को मैं सिलेबस और प्लस आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ एक एक क्वेश्चन को लिख कर आप लोगों को हम दे देंगे, जिससे कि आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि सुरक्षा की सबसे अधिक भावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? ये देखिए हमने आपको कराया है स्टूडेंट, ये भी मेरे मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया है कि सुरक्षा की सबसे अधिक भावना होती है किराए के मकान में, निजी मकान में, दूसरे के मकान में और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि सुरक्षा की सबसे अधिक भावना जो है कहाँ पर उत्पन्न होती है या कहाँ जरूरत पड़ती है? तो किराए के मकान में। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बैंक में खाते के प्रकार है। पहला ऑप्शन है चालू खाता, दूसरा ऑप्शन है बचत का खाता, तीसरा ऑप्शन है आपका गृह बचत खाता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला प्रश्न ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या किया थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने ट्विस्ट कर दिया है। और ये आप लोगों का जो मेरा लास्ट मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने आप लोगों को इस खाते के बारे में जो है एकदम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय बचत पत्र लिए जा सकते हैं, किससे हम लेते हैं? बैंक से लेते हैं, पोस्ट ऑफिस से लेते हैं, निजी कंपनियों से लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोस्ट ऑफिस से। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रिज के ताप को नियंत्रित करता है कौन? चिल ट्रे। चिल ट्रे तो नहीं, चिल ट्रे में हम क्या करते हैं, बर्फ जमाते हैं। फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या है, नियामक। तीसरा ऑप्शन है मोटर और चौथा ऑप्शन है क्रिस्प्रेटर। तो स्टूडेंट देखिए, अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्या किया कीजिए, एक बार आप लोग क्या है इंग्लिश वर्जन भी देख लिया करिए। देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा है, चिल ट्रे लिखा है, रेगुलेटर लिखा है, मोटर लिखा है और क्रिस्प्रेटर लिखा है। तो अब देखिए रेगुलेटर, रेगुलेटर से क्या होता है, हम जो तापमान फ्रिज का जो है टेम्परेचर क्या करते हैं, रेगुलेटर से नहीं बढ़ाते कि हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है कि 1 पर रखना है कि 2 पर रखना है कि 3 पर रखना है कि 4 पर रखना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ा। अगर जहाँ पर हिंदी वर्ड का मतलब न समझ में आए तो वहाँ तुरंत आप लोग इंग्लिश वर्जन में आए करिए। इंग्लिश वर्जन में क्या है, रेगुलेटर समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग प्लीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों देखा करिए। तो अब देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या है, नियामक दिया है। नियामक का मतलब आपको नहीं समझ में आता है तो आप अगर इंग्लिश देखे होंगे तो आप 101% इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नियामक यानी रेगुलेटर। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमने मॉडल पेपर में कराया है। नैनॉल के वस्त्रों में तनाव सामर्थ्य होता है अत्यधिक, साधारण, बिल्कुल नहीं, अति कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अत्यधिक पाया जाता है। नैनॉल के वस्त्र में जो है वस्त्र तनाव सामर्थ्य क्या होता है, अत्यधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 69 क्या है, नमी परीक्षण किया जाता है। ये देखिए हमने आपको लास्ट मॉडल पेपर में दिया है तो इसका हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो नमी परीक्षण हम किस में करते हैं स्टूडेंट, तो लिनन और क्या है सूती वस्त्रों पर करते हैं। ठीक है, लिनन और क्या हो जाएगा आपका सूती वस्त्र, यानी थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लिनन और क्या है आपका सूती वस्त्र, यानी थर्ड ऑप्शन आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे है, ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में करा है कि नैनॉल निर्माण के लिए कौन सा पॉलीमर उपयुक्त होता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, ये देखिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं 66 पॉलीमर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में कराया है। वॉशिंग मशीन के प्रकार क्या होते हैं, तो स्वचालित और अस्वचालित दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया है। रेशों की पहचान में सर्वाधिक विश्वसनीय क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण क्या होता है, रेशों की पहचान में सबसे ज़्यादा जो है विश्वसनीय मेथड हमको माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कपास के जलने पर क्या होती है, बाल जैसे गंध आती है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सब देखिए आपका मॉडल पेपर से हमने कराया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये थोड़ा सा जो है आपको नया क्वेश्चन, ये देखिए ये नेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आपका लेवल कितना मतलब हाई कर दिया है। ये देखिए नेट का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में जो बच्चे हमारे मतलब MA करने के बाद नेट की तैयारी करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनका नेट में आता है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जब जहाँ से शटल गुजरती है तो उस खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो उस खाली स्थान को हम शेडिंग वर्ड से जानते हैं स्टूडेंट। किस वर्ड से जानते हैं, शेडिंग वर्ड से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन लास्ट है आपका कि सूखे मसाले पीसने के लिए उपयुक्त होता है। सूखे मसाले पीसने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट, तो ये प्रश्न तो आप एकदम कॉमन है, ये आप लोग कर लिए होंगे ग्राइंडर का। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों ने राइट किया स्टूडेंट। ठीक है, मुझे भी आप लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा, कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन राइट किया है। और जो बच्चे आज मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, इससे उन्हें को करिकुलर और प्लस होम साइंस यानी दो सब्जेक्ट इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब कि अब आप लोगों से हमारी मुलाकात थर्ड सेमेस्टर में होगी और न्यू पेपर, न्यू सिलेबस और न्यू कोर्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।